रहबर मान्यवर साहब कांसी राम जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। और मैं अपने आदर्श नेता भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में जिला एटा पे मैं काम कर रहा हूँ। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए मैं जय हिंद। मेरा नाम जितेंद्र भास्कर है और मैं आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी से मैं जिला अध्यक्ष हूँ। अभी वर्तमान पे एटा में नियुक्त हूँ मैं। आप लोग देखते होंगे जहाँ कहीं भी शोषण या अत्याचार कहीं पे भी होता है, मैं अपने जिला की अगर गिनती गिना दूँ तो सुबह से शाम हो जाएगी, वो गिनती ख़त्म नहीं होने की। इतना हमारे जिला एटा में शोषण अत्याचार हुआ है। लगभग ऐसा कोई प्रदेश नहीं हमारे भारत के अंदर जिस प्रदेश में हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हमारे समाज के लोगों की आवाज़ उठाने के लिए ना पहुँचे हो। उन्होंने सड़क से लड़ाई की शुरुआत की और संसद में जाकर आज हमारे सब समाज के सहयोग से भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी नगीना लोकप्रिय सांसद भी हैं। सांसद में सबसे ज़्यादा हमारे SC OBC माइनॉरिटी पिछड़ा वर्ग के समाज के लोगों की आवाज़ बुलंद करने वाला यदि अगर कोई हमारा नेता है तो भाई हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। और जब भाई की संसद में भी आवाज़ नहीं सुनी जाती है तो आप लोग देखते होंगे संसद से भी निकलकर ठीक मान्यवर साहब कांसी राम साहब की तरह वो संसद के बाहर भी बैठकर धरना देते हैं और अपनी बात को मीडिया के सामने रखते हैं। हमारी भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी का जो गठन हुआ वो गठन वहाँ से शुरुआत होता है जब हमारे दबे कुचले शोषित पीड़ित समाज के ऊपर जब जुर्म जाति अत्याचार शोषण हद से ज़्यादा गुजर गया तो वहाँ से हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी आए और आके उन्होंने भीम आर्मी का एक गठन किया और भीम आर्मी का गठन करके हम अपने गांव-गांव जाके गली गली जाके शहर शहर जाके नगर नगर जाकर हमने अपने लोगों की आवाज़ को बुलंद किया। और जिन आतंकवादी लोगों ने हमारे समाज के ऊपर अत्याचार शोषण किया तो हमारे भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के पदाधिकारियों ने उन मनवादियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का काम किया और उनको जेल भेजने का काम किया। मैं आपको अपने जिला एटा की घटनाओं के बारे में बता दूं कि मुझे आज मैं 2018 से भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी में मैं लगातार मैं काम कर रहा हूं। मैं कहीं रुका नहीं, झुका नहीं। और जब भाई हमारा चंद्रशेखर आज़ाद जी हमारा बिक नहीं सकता तो उनके कार्यकर्ता कैसे बिक जाएंगे। हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं आईं। सबसे ज़्यादा हमने देखा तो आपके अलीगंज के अंदर जातिवाद और शोषण सबसे ज़्यादा हमारे अलीगंज में हमारे लोगों के ऊपर होता है। शुरुआती दौर में मैं आपको बता दूं, एक बहुत बड़ी घटना घटी जो शायद आप लोगों को पता होगा। नगला बिलू के अंदर, नगला बिलू में जहां हमारी बघेल समाज की एक बहन को और उनकी मां को और उनके पिता को लोहे की रॉड से उनको कुचल दिया था। वहां के आतंकवादी लोगों ने उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमारी भीम आर्मी के पास जब सूचना आई तो उन्होंने बताया कि साहब 2 दिन से नगला बिलू में डेड बॉडियां रखी हुई हैं, जिसमें से एक उनकी मां बच गई है और वो आगरा में एक सिसकती हुई हालात में वो सांस ले रही हैं, अपनी ज़िंदगी के दिनों की सांसें ले रही हैं। तो जैसे ही ये बात हमारी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोगों को पता चला और हम सभी लोग नगला बिलू पहुंचने का काम करते हैं। जब ये यहाँ के आतंकवादी लोग और यहाँ के जो सत्ताधारी जो गुंडे हैं उनको ये पता लगता है कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ नगला बिलू में आने वाले हैं, तो उन्होंने तत्काल जाके वहाँ के लोगों से दवा प्रेशर डाल डूल कर और उन डेड बॉडियों को जलाने का काम किया। मैंने उनके परिवार से जब मैं मिला
तो मैं आपको बता दूं किन परिस्थितियों में हम गए। एटा से लेके अलीगंज तक बारिश थी और अलीगंज से एटा तक बारिश थी। इतना मौसम खराब होने के बावजूद भी हमारी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के कार्यकर्ता नहीं रुके। और उस दिन वाल्मीकि जयंती भी थी अलीगंज के अंदर, और उस वाल्मीकि जयंती में अध्यक्षता निभाने वाले हमारे भाई करण वाल्मीकि जी, हमने इनको जब फ़ोन किया तो बोले अध्यक्ष जी आज हमारे यहाँ पे वाल्मीकि जयंती भी है, यदि अगर इतनी बड़ी घटना घटी है तो हम सभी लोग आपके साथ हैं और आप अलीगंज जाइए। तो कम से कम 40 से 50 लड़के ये अपने साथ लेकर हमारे साथ नकला बिलू गए और हमने अपने लोगों की बात सुनी और उनको आश्वासन दिया कि हम इन आतंकवादी गुंडों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का काम करेंगे और उनको जेल भेजने का काम करेंगे। मैं वहाँ से आता हूँ, आने के बाद में मैंने तत्काल प्रभाव से भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए रिपोर्ट लगाई। मैंने भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी आज हमारे बघेल समाज के ऊपर एक बहुत बड़ी घटना घटती है, जहाँ एक लड़की को भी मार दिया, उनके पिता को मार दिया, उनकी माँ मरने और जीने में उनका कोई पता नहीं कि वो बचेंगी नहीं बचेंगी, कोमा में इस टाइम है, आगरा में भर्ती हैं। तो भाई आज़ाद जी ने कहा कि जब तक मुकदमा दर्ज ना हो जाए आप सड़कें सूनी नहीं छोड़ेंगे, चाहे उसके लिए हमें अपनी प्राणों की आहुति क्यों ना देनी पड़े। जैसे ये बात भाई ने हमको बोली और वहाँ से तुरंत पोस्ट डालकर उन्होंने तत्काल एटा की टीम, कासगंज की टीम, अलीगढ़ की टीम, फर्रुखाबाद की टीम और मैनपुरी की टीम को तुरंत एक्टिव करके और उन्होंने हमारे क्या कहते जिला एटा के लिए उन्होंने रवानगी कर दी। पूरी टीमों के चारों पांचों छठों जिलों के टीमों के साथ में बदाऊं तक की टीम आई थी। हम सीधे वहां पहुंचे, वहां पे जाकर हमने परिवार के लोगों से बात की और तहरीर लेकर वहां के सीओ SHO वगैरह जो भी थे उनको सबको हमने बोला इनके खिलाफ हमारा मुकदमा दर्ज कीजिए। तो वहां पता लगता है कि उन लोगों ने एक मुकदमा बना दिया कि साहब ये जिसने ये घटना की है, घटना करने वाले 3 से 4 लोग थे, जिसमें उन्होंने एक ऐसा व्यक्ति सामने कर दिया कि ये मेंटली डिस्टर्ब है, दिमाग से पागल है, इसलिए इसने घटना कर दी। मगर वहाँ के हमारे बघेल समाज के लोगों से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि साहब हम इतने डरे हुए लोग हैं और ये इतने यहाँ पे चढ़े हुए लोग हैं कि हम इनके सामने आवाज़ नहीं निकाल सकते, क्योंकि आज से 30 से 40 साल पहले इन्होंने एक हमारे चाचा लगते थे, यहाँ के ठाकुर लोगों ने रेद कर दिन के दोपहर के 2 बजे और हमारे इसी आंगन में लाके उन्होंने कुल्हाड़ी से काट दिया था। और आज ये दूसरी इन्होंने घटना घट दी। ऐसी घटनाएं हमारे सामने अलीगंज में आई और हमने जब मुकदमा दर्ज कराया तो पता चलता है कि जो अभी इस टाइम सरकार में जो लोग बैठे हैं उन्होंने उस परिवार को इतना डरा दिया, इतना धमका दिया और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का आह्वान हो गया इस एटा की धरती पे आने के लिए। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का कहना था कि जब तक इस परिवार के लोगों को न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक मैं एटा से वापस नहीं आऊँगा, और हमारे लोगों को जब तक 50 लाख या 1 करोड़ का मुआवजा ना दे सरकार, और दूसरी चीज़ हमारे लोगों को यहाँ की नौकरी ना दे और हमारे लोगों को लाइसेंसी यदि अगर हथियार ना दिए तो हम यहाँ से एटा को खाली करेंगे नहीं, जब तक एटा को जाम करके रखेंगे। जैसे ये यहाँ की जो मनवादी जो सरकार है, यहाँ के जो आतंकवादी गुंडे थे, यहाँ जो सरकार के जो गुंडे थे, उन्होंने एक प्लान किया और जो हमारे समाज के लोग बीजेपी में जो काम करने वाले लोग उनको इकट्ठा करके बुलाया, उनसे कहा संभालिए ये तेरे देख समाज के लोग हैं, तेरी बात समझेंगे और तेरी सुनेंगे, इनको बिठा दीजिए। तो उन्होंने सबने मिलकर उस परिवार को लोभ लालच दे के डरा के धमका के यानी कि साम दाम दंड भेद सब अपनाए और उनको शांत कर दिया। यदि अगर हमारी सरकार होती उस पीरियड में, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की सरकार होती, तो ये आतंकवादी गुंडे एक भी सेफ नहीं बचते। ऐसी घटनाएं एक उससे पहले एक अगौनापुर में हुई, जो अगौनापुर में साक समाज का ही एक बहुत बड़ा गांव है, उसमें एक बाबा साहब की प्रतिमा को वहाँ अगौनापुर के आसपास के लोगों ने एक कोई ज़मीन कोई घेर रहा था, पता नहीं क्या, तो वहाँ एक बाबा साहब की प्रतिमा रखी गई, जहाँ उस अगौनापुर के लोगों पे लाठी PSC के द्वारा बरसाई गई और वो PSC एटा से नहीं फर्रुखाबाद और बदाऊं क्षेत्र की लगाकर उनको लाठियों से मारा पीटा गया था। जब वहाँ की सूचना हमको मिली तो हम पूरी अपनी एटा की टीम और अलीगंज की टीम लेकर वहाँ पहुँचे।
हमें पता लगा कि साहब 20 लोग क्या कहते हैं उठाकर जेल भेज दिए गए हैं और 91 लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। वहाँ की सारी रिपोर्ट लेकर भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के पास गई तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने हमारे उस पीरियड में मंजीत सिंह नौटियाल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे भीम आर्मी से, उनको भेजा। उनको जब भेजा तो एसएसपी साहब से जाकर मिले, उनको बोला जो ये जितने मुकदमे हैं इनको वापस किए जाएं और हमारे लोगों को जो जेल भेज दिया गया है उनको भी प्रभाव से बाहर निकाला जाए मुकदमे वापस लेकर। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के लोग ये आपके क्या कहते हैं कलेक्ट्रेट को और एसपी कार्यालय को घेर कर बैठ जाएंगे और ना ही हम क्या कहते हैं चैन की सांस लेंगे और ना आपको हम चैन की सांस लेने देंगे। जिला एटा में पैर रखने तक की आपको जगह नहीं मिलेगी, निकलने की आपको जगह नहीं मिलेगी। यदि अगर आपने हमारे लोगों की बात नहीं सुनी तो प्रभाव से यहाँ के एटा के प्रशासन के लोगों ने तत्काल वो मुकदमे वापस लिए। तो ऐसे हमारी भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी का जो बढ़ता हुआ जो कारवा भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी लेकर आगे चल रहे हैं, उनकी मंशा क्या है, उनकी भाई की ये मंशा है। उन्होंने देखा कि जब हमारी पूर्व में जब सरकार थी तो हमारी बहुत सारी सुनवाई हुई, सारे काम हुए। उसके बाद हमारे पूर्व की सरकार में रहने वाले लोग यानी कि कहे तो पूर्व पार्टी के लोग, उन्होंने हमारे लोगों की बात सुनना बंद कर दी, हमारे लोगों के बीच में जाना बंद कर दिया और इन सत्ताधारी गुंडों से डर के और दबकर वो रह रहे हैं। उसकी वजह ये रही कि जो हमारे पूर्व पार्टी में जो लोग थे उनको इन्होंने निठल्ला बना दिया। और निठल्ला किस तरह से बनाया, उन्होंने सिर्फ अपने पेट भरे और अपने पेट भर के कोठी बंगला बनाकर अपने घरों में बैठ गए। अब वो हमारे समाज के ऊपर जब जुर्म जाति अत्याचार शोषण होता है, अगर वो निकलना भी चाहें तो उनसे ये लोग कहते हैं, वर्तमान की जो सरकार के लोग हैं, ध्यान रखना तुम्हारी सरकार बनने से पहले तुम कुछ भी नहीं थे, तुम्हारे पास गाड़ी घोड़े बंगले कहाँ से आए, ये फैक्ट्रियाँ कहाँ से आई, कारें कहाँ से आई, हम तुम पे जांच बैठा देंगे और तुम्हें सबको जेल भेज देंगे। वो डर के मारे नहीं निकल पाते हैं और हमारे लोगों के ऊपर शोषण होता है। कहीं हमारी बहनों का रेप करके उनकी हत्याएं कर दी जाती हैं, कहीं हमारे बुजुर्गों का अपमान किया जाता है, कहीं हमारे भाइयों को मूंछ रखने पे उनकी हत्याएं कर दी जाती हैं, कहीं हमारी अच्छी ज़मीनों को देखकर ये लोग घेरते हैं और हमारी अच्छी जो व्यवसाय हैं उन पर भी ये कब्जा करे बैठे हैं। भारतीय संविधान भारत में लागू जब से हुआ है तब से लेकर हमारे सरकार को चलाने वाले जो लोग थे वो अच्छे लोग नहीं आए और अभी तक हमें भारतीय संविधान के तहत हमको सुविधाएं नहीं मिली। उन सुविधाओं को लागू करने के लिए भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। और आप देखते हैं चाहे किसी भी विषय का आंदोलन हो, चाहे हमारे शिक्षकों का आंदोलन हो, चाहे हमारी बहनों के सम्मान में आंदोलन हो, चाहे हमारे भाइयों के सम्मान में आंदोलन हो, और हम लोग आंदोलन करके अपने लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं। और हमारे लोगों की जब सुनवाई नहीं होती है तो हमारे भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के लोग थाना घेरने का काम करते हैं, उनके मुकदमे दर्ज कराने का काम करते हैं। ये इस टाइम यदि अगर कोई भी भारत के अंदर सक्रिय तरीके से यदि अगर कोई काम कर रहा है वो आदरणीय हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर एडवोकेट हैं। और उनका खौफ इतना है कि अगर उनका एक पोस्ट पड़ जाती है, एक अगर ट्वीट मार देते हैं कि ये काम नहीं हुआ तो देखना आपके जिला में आके आंदोलन होगा, तो यहाँ का शासन और प्रशासन हिल जाता है, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। और वो हमारे पास उनके इंटेलिजेंस और ये LIO के लोग हमको फ़ोन करके कहते हैं कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को आप रोकिए भास्कर जी, हम आपकी सुनवाई कर तो रहे हैं। हमने जब आप हमारी सुनवाई करते हो जब तक तुम पूरा तमाशा और तांडव नहीं करा लेते। अगर आप चाहते हो भीम आर्मी के लोग इन खाली सड़कों को, इन सूनी सड़कों को भर दें तो हम सड़कें भी भरेंगे, हम लोग आंदोलन भी करेंगे। मारो कितनी लाठियां मारोगे, भेजो हमें कितना जेल भेजोगे। और आपने देखा होगा हमारे भीम आर्मी के लोग, तमाम सिपाही हमारे भीम आर्मी के लोगों को इन आतंकवादी गुंडों ने टारगेट करके इन्होंने हमारे लोगों को मारा है। और उनको मारा वो अलग,
इन्होंने झूठे मुकदमे भी दर्ज करके हमारे लोगों को जेल भिजवाया, फिर भी ये भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता पीछे हटने का काम नहीं करते, क्योंकि हमने सदियों से जुर्म जाति शोषण सहा है। अब दहकती हुई ज्वालामुखी के रूप में हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी, वो युवा, वो हमारी ताकत हमारे बीच में आ गई है। अब ये युवा रुकने वाला नहीं है। मैं अपने लोगों से वादा करता हूँ, यदि अगर आपके ऊपर कहीं जाति शोषण अत्याचार हो तो आप तत्काल हमारे भीम आर्मी के लोगों से संपर्क करिए और उनको बताइए कि हमारी थाने में सुनवाई नहीं हो रही है, या हमारे ऊपर झूठा मुकदमा लिखा जा रहा है, या हमारी ज़मीन घेरी जा रही है। मैं आपसे वादे से कहता हूँ, इनको ऐसा धूल चटाने का काम करेंगे, ये हमारे लोगों की तरफ मुड़कर भी नहीं देखेंगे। इतने ये सारे काम करते करते आज हमें बहुत टाइम हो गया। अब हम लोग विचार करते हैं और सोचते हैं कि लगातार हम कब तक इन पे मुकदमे दर्ज कराते रहेंगे, कब तक हम थाने घेरते रहेंगे, कब तक इनकी चौकियों को घिरवाते रहेंगे। इससे हमारा परमानेंटली सोल्यूशन नहीं निकल सकता। अब वो परमानेंटली सोल्यूशन हमारा जब निकलेगा, मान्यवर साहब कांशीराम कहते थे कि मेरे बहुजन समाज के लोगों, जब तक आप क्या कहते सत्ता को अपने हासिल नहीं करोगे, सत्ता वो हथियार है, सत्ता वो मास्टर चाबी है कि इस मास्टर चाबी से आप किसी भी समस्या का ताला खोल सकते हो। उस मास्टर चाबी कहाँ है? वो मास्टर चाबी हमारे लोगों में ही है। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि आने वाले समय में आगामी 2027 में मैं आप लोगों से कहता हूँ, आप किसी के वहम में मत आइएगा। 2027 में भाई चंद्रशेखर आजाद जी के बगैर ये सरकार कोई नहीं बना पाएंगे। आज इतना वजूद है भाई चंद्रशेखर आजाद जी का कि उनका जब नाम अगर क्षेत्र में जाता है, हमारे लोग सुनते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और एक हमारे कमजोर भाई में भी एक जुनून पैदा हो जाता है। वो भी गर्व से कहता है, हाँ मैं भीम आर्मी का आदमी हूँ, मैं भीम आर्मी का सिपाही हूँ। क्यों? क्योंकि भीम आर्मी की ताकत इन मनवादी लोगों को पता लग गई है, क्योंकि हम लोगों ने सड़क से लेके संसद तक इनको छोड़ा नहीं है। हम तो खुली चेतावनी देते हैं कि आओ निकम्मो लड़ो आके हमसे, मगर दिन और तारीख डिसाइड करके लड़ो, हमारे साथ गद्दारी मत करो। इन्होंने तो, इनके पुरखों ने शुरू से हमारे लोगों के साथ छल कपट किया, शुरू से हमारे लोगों को मूर्ख बना के गुमराह करके हमारे लोगों की ज़मीन जायदाद इन्होंने घेरी है। मगर आज हमारा ये पढ़ा लिखा समाज दोबारा से उठ खड़ा हो गया है, और बहुजनों की, इन 85% बहुजनों की एक ही पुकार है कि भाई 2027 में सरकार बनाएं, और सरकार बनाने के बाद में भाई चंद्रशेखर आजाद जी का कहना ये है, जिन स्कूलों में सरकार के लोगों के जो स्कूल होंगे, हमारे सरकार के जो स्कूल होंगे, जिस स्कूल में पटवारी का बच्चा पढ़ेगा, उसी स्कूल में एसडीएम का बच्चा पढ़ेगा, डीएम का बच्चा पढ़ेगा, एमपी एमएलए का बच्चा पढ़ेगा, पार्षद का बच्चा पढ़ेगा, प्रधान का, ग्राम प्रधान का बच्चा पढ़ेगा, और उसी स्कूल में हमारे गरीब भाइयों के बच्चे पढ़ेंगे। तो आप लोग उम्मीद रखते हैं कि वहाँ की पढ़ाई भी अच्छी होगी, वहाँ के स्कूल की साफ सफाई भी टाइम से होगी, वहाँ के स्कूल में मास्टर समय से पढ़ाने के लिए भी आएंगे। भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि मैं आपको 5 किलो राशन नहीं दे पाऊँगा, साफ उन्होंने मना कर दी। मैं आपको सबसे पहली मैं आपकी चिकित्सा मुफ्त करा दूंगा। चिकित्सा 0 से लेके जेड तक की मुफ्त कराएंगे। वो चिकित्सा किस तरह से मुफ्त कराएंगे आप लोग देखते होंगे। आप यहाँ अलीगंज के अंदर जो भी अस्पताल है, यहाँ के अस्पतालों की व्यवस्था इतनी भंग है, ये तत्काल एटा के लिए ट्रांसफ़र करते हैं और एटा से सीधा आगरा के लिए ट्रांसफ़र कर देते हैं, और हमारे लोग ट्रांसफ़र में ही अपनी दम तोड़ देते हैं। जो सुविधा आपको जिला एटा में मिलेगी, वही सुविधा आपके कस्बे में मिलेगी, ये भाई चंद्रशेखर आजाद जी का कहना है। और जो हमारे पढ़े लिखे समाज के जो लोग, हमारे चाहे SC SC ST OBC मुस्लिम माइनॉरिटी पिछड़े वर्ग के जो समाज के लोग हैं, उनको सबको नौकरियों का अधिकार मिलेगा। जो हमारे युवा बेरोजगार हैं, जो पढ़ लिखे वो जो बेरोजगार होते हैं, उनके खर्चे की पढ़ाई लिखाई के लिए भाई चंद्रशेखर आजाद जी अपना सरकार के द्वारा उनको खर्चे का भी मुआवजा मुहैया कराया करेंगे। ऐसी सोच हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी की। हम लोग अगर हमारे बीच में अब अगर कोई नेता आया है, हमारे सबसे पहले बीच में हमारे दलित शोषित पीड़ित वंचित समाज के लोगों के जो अगर नेता आए, तो हमारे माननीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब, उन्होंने हमारे लोगों को बहुत हक अधिकार देकर चले गए। और उनके बाद में फिर हमारे मान्यवर साहब कांशीराम साहब आए, उन्होंने देखा कि हमारे
SC OBC पिछड़े वर्ग के समाज के लोगों के ऊपर जुर्म, जाति, अत्याचार, शोषण होता जा रहा है इस भारत के अंदर, तो उन्होंने अपनी नौकरी को रिजाइन देकर और वो वहीं से उन्होंने प्रतिज्ञा ली और अपने परिवार के लोगों के लिए लेटर लिखकर भेज दिया कि आज के बाद मैं कभी अपने घर वापस नहीं आऊँगा और आज के बाद मैं कभी अपनी कोई नौकरी में कोई किसी तरीके का काम नहीं करूँगा अपने स्वार्थ के लिए। ना मैं अपने नाम की कहीं कोई एक ईंट खरीदूँगा, ना मैं अपने नाम का कोई एक बैंक में बैलेंस अकाउंट भी नहीं खुलवाऊँगा और मैं अपने शोषित वंचित समाज के लिए मैं ज़िंदगी भर के लिए मैं समर्पित हो जाऊँगा। वहीं से मान्यवर साहब कांशीराम साइकिल लेकर निकले और गांव-गांव जा के नगर जा के उन्होंने BS4 बनाकर फिर उन्होंने BSP का भी एक गठन किया और हमारे उत्तर प्रदेश में चार बार सरकार दी बनाकर। 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार होने के बाद भी आज भी हमारा समाज वंचित है और वो वंचित नेक नहीं, बहुत ही ज़्यादा वंचित है और हर एक चीज़ से वंचित है। मैं कहूँ इतनी सारी सुविधाएं होने के बाद भी आज हमारे लोग वंचित हैं, क्योंकि ये जो जातंकवादी जो लोग हैं, ये मनवादी जो लोग हैं, ये जो अभी इस टाइम भाजपा सरकार के जो गुंडे हैं, ये हमारे लोगों की जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं के ये ख़त्म करके ये लोग बैठे हुए हैं। लागू तो है मगर वो दे नहीं रहे हैं। एक हाथ देते भी हैं तो दूसरे हाथ से ले लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा UGC कानून इन्होंने एक हाथ दिया और दूसरे हाथ से ले लिया। कहीं हम लोगों ने ज़्यादा आंदोलन किए तो वहाँ पे उन्होंने लागू कर दिए। अभी हमारे अन्य क्या कहते प्रदेशों में भी लागू करने के लिए है, जिसकी प्रोसेसिंग हमारे लोगों की चल रही है। और उसके बाद मान्यवर साहब कांशीराम साहब के जाने के बाद हमारी बहन जी ने भी सरकार चलाई और मैं कहूँ कि यदि अगर हमारी पूर्व पार्टी के लोग अगर लगातार काम करते तो ये भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी का कभी गठन नहीं होता। जब हमारे लोगों का जुर्म, जाति, शोषण, अत्याचार हुआ तभी भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी निकले। उसी पीरियड में उन्होंने भीम आर्मी का गठन किया और आज ये हमारे लोग जब काम नहीं कर रहे तो ये भीम आर्मी के पदाधिकारी जो हमारे युवा साथी हैं, ये लगातार हमारे लोगों के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। तो मैं आप लोगों से कहता हूं, आप लोगों के पास तमाम नेता आएंगे, आप लोगों को मूर्ख बनाएंगे, आपको बताएंगे करे कि तुम एक म्यान में 2 तलवार कैसे रह लेंगी। मैं आपको बताता हूं एक म्यान में 2 तलवार कैसे रह लेंगी। ये तो इनका बताने का और समझाने का एक अपना एक एजेंडा है। हमारे लोगों के